स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मूल अधिकारों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसकी पृष्ठभूमि समझ के क्या है मूल अधिकार, भारतीय संविधान में कौन कौन सी मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, उन सबको बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना कोई देरी के हम पॉइंट पे आते हैं। पृष्ठभूमि। दोस्तों, अगर मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत या लोगों के या मानव के अधिकारों की अगर बात हुई है तो हर समय जब जब संघर्ष हुआ है तो वो अधिकारों के लिए हुआ है। लेकिन स्पष्ट रूप से 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा थे जॉन, जिन्हें जेम्स प्रथम भी कहा जाता है। जॉन ने एक घोषणा पत्र जारी किया था। कुछ लोगों ने डिमांड की थी राजा के सामने, राजा ने वो लिखित रूप में वो मांग स्वीकार कर ली। तो ये दुनिया में पहला मौका था जब किसी ने लिखित में किसी के अधिकारों की बात को स्वीकार की। ये बात है इंग्लैंड की दोस्तों, 1215 ईस्वी की बात है। तो इसे क्या कहा गया, जो अधिकारों की जो एक लिखित दस्तावेज था उसको कहा गया अधिकार पत्र। इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। तो कई बार ये प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जिस भाग में मूल अधिकार हैं वो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है। तो इसमें कोई उलझन नहीं होनी चाहिए दोस्तों, मैग्ना कार्टा शब्द यहाँ से आया है। उसके बाद देखिएगा 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति होती है। 1789 में लुई सोलवे बुर्बो राजवंश के थे। उनके समय में वहाँ की जनता ने विद्रोह करके क्रांति की थी जो, और क्रांति के जो मूल शब्द हैं दोस्तों, ये देखिए, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये उनका नारा था। फ्रांस की क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता और समानता ये अधिकारों की मांग है। तो ये अधिकारों के लिए संघर्ष था। फिर वहाँ पे एक नया संविधान बना 1789 में ही, क्रांति के पश्चात। और उस जो नवीन संविधान जो बना था उसमें मानवीय अधिकारों की घोषणा हुई थी, यानी मानव के लिए अधिकारों की जगह रखी गई है। फिर देखिएगा उसके ठीक 2 साल बाद अमेरिका के संविधान में भी प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा, जो संविधान संशोधन हुए थे उसके द्वारा बैक टू बैक जो 10 संविधान संशोधन हुए थे उसमें अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किया गया। वहाँ पर इन्हें क्या कहा गया? अधिकार पत्र। इन्हें अधिकार पत्र कहा गया अमेरिका के संविधान में। तो ये हम विश्व में पृष्ठभूमि देख रहे हैं दोस्तों कि विश्व में सबसे पहले मूल अधिकार कहाँ मिले, कौन कौन से देशों में। फिर हम आएंगे अपने भारत के संदर्भ में। फिर देखिए, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, उसने भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा, यानी पूरी दुनिया के जो लोग हैं, मानव हैं, उनके अधिकारों की सार्वभौमिक कह सकते हैं, सार्वलौकिक कह सकते हैं, उनके अधिकारों की घोषणा की है यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को। अतः 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। कारण क्या है? 10 दिसंबर के दिन ही यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवीय अधिकारों की घोषणा की थी। फिर अब हम देखते हैं परिभाषा। तो ये तो है दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा है कि दुनिया में मूल अधिकारों की जो पृष्ठभूमि है रिटर्न में, हालांकि जब जब जहाँ जहाँ संघर्ष हुए वो अधिकारों की लड़ाई है। चाहे आप जल जंगल जमीन आदिवासियों के संघर्ष देख सकते हो, चाहे आप राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम देख सकते हो हमारे भारत का, या अलग अलग दुनिया के हिस्सों में जितने भी संघर्ष हुए हमेशा वो अधिकारों के लिए हुआ है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लिखित और मानव अधिकारों की। तो परिभाषा देखिए मूल अधिकार की। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप भी नहीं किया जा सकता है, मूल अधिकार कहलाते हैं। इन्हें देश की मौलिक विधि यानी संविधान में स्थान दिया जाता है। दोस्तों, इसमें से कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है। यानी मूल अधिकार किसे कहेंगे? मूल अधिकार वो होते हैं जो एक मानव के लिए उसके सार्वभौमिक विकास के लिए जरूरी है। ठीक है। दूसरा, यानी उसके लिए अनिवार्य है। दूसरा, फिर किसके खिलाफ है? राज्य के खिलाफ है। राज्य द्वारा नहीं दिए जा रहे, राज्य के खिलाफ प्रदान किए जा रहे हैं, इसीलिए ये मौलिक हैं। और
मौलिक कहलाने का एक और कारण है कि संविधान की जो मूल विधि है, मूल विधि मतलब संविधान कह सकते हैं उसको, तो संविधान में इसको जगह दी जाती है, इसलिए इसको मौलिक अधिकार कहते हैं। तो 3 बातें मानव के लिए अनिवार्य हैं, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, ये राज्य के खिलाफ प्रदान किए जाते हैं और देश की मौलिक विधि में इसको रखा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसकी परिभाषा बहुत आसान तरीके से आप खुद बना सकते हो, ये कीवर्ड्स उसमें आप ज़रूर डालें। अब हम देखते हैं भारत में मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि क्या है। यानी भारत में सबसे पहले जो मूल अधिकार आज हमारे सामने हैं, देश के संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक तैयार किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इसमें उन्होंने मूल अधिकारों की, या यूँ कहें कि अधिकारों की मांग की थी कि व्यक्तियों को, लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। जैसे उन्होंने एक कोटेशन कहा था दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ध्यान दीजिएगा। तो अधिकार की तरफ या अधिकारों की तरफ पहला जो ध्यान आकर्षित किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने डिमांड की थी। फिर उसके बाद में 1915 में एनी बेसेंट, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करके होम रूल यानी जो स्वराज हैं, स्वशासन हैं, वो आंदोलन चलाया था। उन्होंने डिमांड की कि लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, स्वराज का अधिकार मिलना चाहिए। फिर एक सर्वदलीय बैठक में 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तैयार किया गया था। उसमें अधिकारों की घोषणा निहित थी, यानी मानव के लिए अधिकारों की बात हुई थी उसमें कि भारत के जो नागरिक हैं उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो ये अधिकार के हम सीक्वेंस देख रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने, फिर एनी बेसेंट ने बात की, फिर कॉमनवेल्थ बिल में बात हुई है। फिर देखिए कांग्रेस के मंच पर सबसे पहले कब बात होती है मूल अधिकारों को लेकर। दोस्तों ये सीक्वेंस में चल रहा है, एक स्टोरी के रूप में आप अपने दिमाग में जाने दीजिएगा। और बहुत सारे दोस्त मैं कमेंट देखता हूँ, वो कहते हैं कि सर नोट्स बहुत अच्छे हैं, लिखते हैं। दोस्तों ये नोट्स मैंने सेल्फ तैयार किए हैं और बहुत सारी बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स देख के मैं करता हूँ आपके लिए। तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उनको बाद में आप लिख सकते हो। जहाँ मैं समझा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा और उसको बाद में आप एक रजिस्टर डाल के उसमें नोट कर दीजिएगा। हाँ, तो कांग्रेस के मन से देखिएगा 1927 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हैं, उसका मद्रास में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एम ए अंसारी। डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था और इस अधिवेशन में पहली बार एक संकल्प पारित किया गया कि भारत के नागरिकों के लिए मूल अधिकार होने चाहिए, या जैसे ही हम एक भावी संविधान बनाएंगे, आने वाले समय में भारत के लिए एक संविधान बनाएंगे, उस संविधान में जो है वो मूल अधिकार होने चाहिए। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर जो अधिवेशन हुआ था उस मंच पर ये बात पारित हुई है, एक प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कंपटीशन में कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार मूल अधिकारों पर संकल्प या प्रस्ताव या जो भी बात आए, तो वो 1927 यहाँ पे संकल्प लिया गया कि भारत के भावी संविधान में मूल अधिकारों को जगह दी जाएगी। फिर 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आती है दोस्तों। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये नेहरू रिपोर्ट आती है। ये क्या है दोस्तों, जब साइमन कमीशन भारत आता है तो भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था, साइमन कमीशन का, कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, अतः हम इसका विरोध करते हैं। तो सब जगह काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे दिए गए थे। देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने एक चुनौती दी कि भारत के लोग क्या कानून बनाएंगे, कानून की समझ ही नहीं है, क्या संविधान संविधान चिल्ला रहे हो। तो एक चुनौती दी थी कि आप एक संविधान बना के दिखाओ। तो उस चुनौती को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी जिसे नेहरू कमेटी कहा गया। मोतीलाल नेहरू दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो उन्होंने जब रिपोर्ट सौंपी वापस 1928 में, तो उस रिपोर्ट में उन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ये पहला संविधान का प्रारूप है, भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास जो है वो नेहरू कमेटी के द्वारा हुआ था और इस प्रारूप में उन्होंने मूल अधिकारों को जगह दी थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे। फिर 1931 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची में अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पे फिर से एक बार मूल अधिकारों की मांग दोहराई गई। फिर इसके बाद बार बार अलग अलग मंच पे उठाई गई है दोस्तों। सीधा हम आते हैं 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था 3 सदस्यीय,
जिसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। इन्होंने पहली बार ये आश्वासन दिया और इसमें ये गारंटी थी कि मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना अनिवार्य, यानी इन्होंने मान लिया कि अब जो संविधान बनेगा उस संविधान में मूल अधिकारों की जो हैं वो लिखित में गारंटी दी जाएगी, यानी उस संविधान में मूल अधिकार होंगे। तो यहाँ तक रास्ता है। एक राष्ट्रीय आंदोलन से हमने संविधान निर्माण तक देखा है कि कैसे मूल अधिकारों की चर्चा समय समय पे हुई है। ऐसा नहीं है कि सीधा देश आज़ाद हुआ और हमें मूल अधिकार मिल गए, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है दोस्तों। फिर देखिएगा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जगह देने का कारण क्या है, यानी संविधान में क्यों रखा गया। ऐसे ही नॉर्मल दिए जा सकते थे कि ठीक है अधिकार हैं, संविधान में लिखा क्यों गया, इसका एक अलग अध्याय क्यों बनाया गया। तो इसमें है भारत में वैधानिक परंपराओं और राजनीतिक जागरूकता का उच्च स्तर ना होना, यानी यहाँ की जो जनता है वो इतनी जागरूक नहीं है। एक और बेसिक अंतर है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अमेरिका के जो मूल अधिकार है और हमारे देश के जो मूल अधिकार हैं, अमेरिका का नागरिक अगर कोई है तो वो अपने मूल अधिकारों का त्याग कर सकता है, लेकिन भारत के नागरिक चाह कर भी अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप अपने। फिर देखिए संविधान का निर्माण चल रहा था तो मूल अधिकारों पर जब चर्चा हुई तो संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया, यानी मूल अधिकारों के लिए एक कमेटी बनाई और इस समिति को ये कार्य दिया गया कि आप मूल अधिकारों पर अपनी सलाह देंगे, अपना परामर्श देंगे। और फिर उन मूल अधिकारों को भी उन्होंने एक तरीके से दो टुकड़ों में बांट के दो उप समितियाँ बनाई। जो मूल अधिकारों की उप समिति थी उसमें जे बी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया था, जो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उसकी उप समिति के लिए डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो इस तरीके से दो उप समितियाँ भी बनाई गई। फिर इन्हीं समितियों के सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जगह दी गई। प्रश्न ये है कि अगर कभी कंपटीशन में कोई प्रश्न आता है कि मूल अधिकारों को जोड़ा गया है किस समिति की सिफारिश में, देखिए दोस्तों जब समिति आए तो सरदार पटेल होगा और उप समिति आती हैं तो उप समिति में भी आप देखना मूल अधिकारों की उप समिति आए तो जे बी कृपलानी है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए अगर पूछा जाए उप समिति तो एच.सी. मुखर्जी। ये बारीक अंतर हैं लेकिन स्पष्ट हैं। अब हम देखते हैं, तो ये तो हैं पृष्ठभूमि दोस्तों, हमने विश्व स्तर पर देखा, फिर भारत के संदर्भ में भी हमने देखा है पृष्ठभूमि। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में। भारतीय संविधान की भाग 3 में मूल अधिकारों को उल्लेख है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है, भाग 3 में। इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अधिकार पत्र कहा जाता है। ऐसा प्रश्न कई बार आया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है, भाग 3 को। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों को उल्लेख है। स्रोत, यानी जो हमारे देश के संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, तो ये हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकारों की जो परिकल्पना है। फिर प्रकृति का अर्थ ये है कि क्या ये वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है, तो ये जो हैं भाग 3 दोस्तों पूरा वाद योग्य हैं, यानी मूल अधिकार वाद योग्य हैं। क्या अर्थ है वाद योग्य का? वाद योग्य का अर्थ ये है दोस्तों कि जैसे अगर आपको आपके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, संविधान में लिखे गए हैं, मान लो समानता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कोई भी आप शोषण के विरुद्ध अधिकार, मान लो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं और एक व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, वो अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है, तो फिर कौन उसके अधिकारों की रक्षा करेगा? तो वो कहाँ जाएगा? तो वो न्यायालय की शरण में जाएगा। यानी वाद योग्य हैं, वो अपना डिमांड कर सकता है। कहाँ डिमांड करेगा? कोर्ट में जाके। तो ये जो है न्यायपालिका के ऊपर ये कर्तव्य डाला गया है कि आप उन अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो मूल अधिकारों का संरक्षक या रक्षक किसे कहा गया है? न्यायपालिका को। इसका जो रक्षा करने का दायित्व है वो न्यायपालिका का। न्यायपालिका में भी ध्यान रखना दोस्तों, आप मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हो। कई बार ये
पूछा जाता है और लोग न्यायपालिका में रह जाते हैं, इसका अर्थ फिर सीधा सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेते हैं। जबकि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ जा रहे हो। दोनों का ही कर्तव्य है कि आपके मूल अधिकारों की रक्षा करें। मूल संविधान में 7 जो हैं वो मूल अधिकार थे। 7 मूल अधिकार थे दोस्तों। मूल संविधान का तात्पर्य है जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान को मूल संविधान कहते हैं, यानी जैसा बना था वो लागू हुआ। तो बाद का जो संविधान है दोस्तों, उसमें अनेक संशोधन हुए हैं। तो मूल का तात्पर्य जैसा वो संविधान जो जैसा बना था उसको जैसे ही लागू किया गया वो मूल संविधान कहलाता है। तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं। तो फिर मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, तो कौन सा एक मूल अधिकार कम हुआ है वो देख लीजिएगा। संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो अब मूल अधिकार नहीं है। वर्तमान में केवल एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार हैं। और अभी कहाँ है फिर ये संविधान में अगर हैं तो उसको किस जगह पे रखा गया है? उसको अनुच्छेद 31 से हटाया गया है दोस्तों, और उसको रखा गया अनुच्छेद 300 क भाग 12 में। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में, या 300 ए बोल सकते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी या विधिक अधिकार का रूप दिया गया। यानी संपत्ति का अधिकार तो है लेकिन संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा बारीक अंतर है विधिक अधिकार और मूल अधिकार में, आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। मूल अधिकार देखिए दोस्तों, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है, ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य हैं और आप उनका उल्लंघन होने पर आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। लेकिन विधिक अधिकार जो हैं वो राज्य हटा भी सकता है, राज्य छीन सकता है, लेकिन मूल अधिकारों को नहीं छीन सकता वो। फिर देखिएगा जो 6 मूल अधिकार हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1 का तात्पर्य है आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 19 to 22। स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध्यान रखना दोस्तों। कई लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं कई बार क्लास में जाता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, कौन सा अधिकार, वो बोलते हैं शोषण का अधिकार। शोषण करने का अधिकार किसने दे दिया? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई आपका शोषण नहीं कर पाएगा। अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अधिकार हैं वो समानता का मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है, जबकि हमने देखा है कि जो मूल अधिकारों का जो अध्याय हैं, जो भाग हैं, भाग 3 वो अनुच्छेद 12 से शुरू होता है और 35 तक जाता है। तो फिर 12-13 में क्या है? यानी मूल अधिकारों को पढ़ने से पहले वो जो अनुच्छेद वो भी हमें देखने होंगे, तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 जो है दोस्तों वो राज्य की परिभाषा देता है। यानी अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। यहाँ देखिए राजनीति विज्ञान में राज्य का तात्पर्य देश होता है दोस्तों, ध्यान रखना। अपना वो स्टेट नहीं है कि राजस्थान, गुजरात, इसका अर्थ ये है राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा देश है, राष्ट्र हैं, वो हैं। तो राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 में दी गई। क्योंकि ये जो हमें मूल अधिकार मिले हैं किसके खिलाफ मिले हैं? राज्य के खिलाफ मिले हैं। तो फिर यहाँ स्पष्ट नहीं होगा कि राज्य कौन है, राज्य में कौन कौन गिने जाएंगे। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये मूल अधिकार हमें किसके खिलाफ मिले? तो ये स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा गया है कि राज्य कौन है या राज्य में किन किन को गिना जाएगा। तो देखिए राज्य में जो है भारत सरकार और संसद, यानी राष्ट्रीय स्तर की सरकार। फिर देखिए प्रत्येक राज्य की सरकार, यहाँ राज्य का तात्पर्य है स्टेट, प्रांत। और विधानमंडल, जहाँ पे विधानसभा है सभी प्रांतों, वो विधानसभा, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद वो दोनों मिला के जो विधानमंडल बनता है वो। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी और समस्त एजेंसियाँ जो राज्य के अंतर्गत या राज्य के अधीन रहकर कार्य करती, जैसे LIC वगैरह सब।
सहकारी समिति, ये सब जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो ये जब हमारे मूल अधिकारों का अतिक्रमण करेगा तो इनके खिलाफ हमें अधिकार मिले हुए हैं और हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। फिर देखिएगा अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 12 में क्या है दोस्तों, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 जो हैं वो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 13 दोस्तों ये हैं कि अगर ऐसी कोई विधि बनती है, कोई कानून बनता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो विधियां उनका क्या होगा, तो उनका ये होगा कि जिस हद तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है उस हद तक वो न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा होगी और न्यायालय जो है उसको अवैध ठहरा सकता है। किस लिए अवैध ठहरा सकता है, क्योंकि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, या आपने न्यायिक पुनरावलोकन या पुनर्विलोकन शब्द भी सुना होगा, ये सब इसका अर्थ ये है, हालांकि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि न्यायपालिका अपने ही पूर्व दिए गए निर्णय की समीक्षा करना, लेकिन इसमें है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, जिसका अर्थ ये है कि न्यायपालिका को ये अधिकार है, अनुच्छेद 13 ये उन्हें ये अधिकार देता है न्यायपालिका को कि कार्यपालिका का ऐसा कोई आदेश या विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधि या कानून अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करते हैं या संविधान के खिलाफ ऐसी कोई कानून बनाते हैं, तो आप उसे अवैध घोषित कर सकते हो, यानी उसकी जांच कर सकते हो। आप जांच करने पर सही पाया जाता तो ठीक है, और जो आपको लग रहा है कि गलत है आप उसे हटा सकते हो। तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है वो न्यायपालिका को अनुच्छेद 13 प्रदान कर रहा है। साथ ही साथ 13 ये भी बताता है कि विधि में क्या क्या काउंट होगा, क्योंकि उन्होंने तो इतना कहा है कि जो मूल अधिकारों का कम करती है उन विधियों की समीक्षा कर सकते हैं। तो विधि कौन सी, फिर क्या केवल संसद बनाती है वो विधि? इसका मतलब कार्यपालिका, राष्ट्रपति कल को अध्यादेश जारी करके सारे अधिकार छीन लेंगे, क्या वो विधि में होगा या नहीं होगा? यही चीज़ हम देखते हैं दोस्तों कि विधि में किस किस को लिया गया है। देखिए विधि में संसद और राज्य विधानमंडल, यानी संसद, तो जब संसद की बात हुई तो संसद कोई भी कानून बनाए तो वो, और राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी पारित कोई भी कानून जो है अध्यादेश, चाहे वो राष्ट्रपति द्वारा हो चाहे राज्यपाल द्वारा हो, वो भी विधि मानी जाती है। उसके साथ ही कार्यपालिका के आदेश, उपविधि, नियम, अधिसूचना, यानी जो सरकारें अलग अलग समय पर अलग अलग जो नए नियम, अधिसूचनाएं जारी करती है, सरकार अपने अधिकारों को प्रयोग करते हैं, वो किसी भी रूप में वो विधि मानी जाती है और वो मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। अगर करती है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करके उसे अवैध ठहरा सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, संविधान संशोधन मूल रूप से विधि के अंतर्गत अनुच्छेद 13 में इसका उल्लेख नहीं था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, के का तात्पर्य है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, 1973 में हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट का जो वाद था, 13 जजों की पीठ थी, अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी दोस्तों ये। इसमें ये डिसीजन दिया कि अगर संविधान संशोधन के द्वारा भी अगर कोई ऐसा कानून लाया जाता है, किया जाता है जो मूल अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करे, मूल ढांचा की जो संकल्पना है वो भी यहीं से आई, तो वो भी जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा। यानी आप किसी भी तरीके से इनको सीमित नहीं कर सकते हो या इनके खिलाफ नहीं जा सकते हो मूल अधिकारों के। यहाँ पे एक मैं और बता दूँ दोस्तों, तो फिर क्या है, क्या मूल अधिकारों को, फिर संपत्ति का मूल अधिकार तो हटाया गया, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उनको कम नहीं किया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, संपत्ति का मूल अधिकार भी इसलिए हटाया गया क्योंकि कोर्ट में ये प्रूफ किया गया है, न्यायिक समीक्षा जब हुई थी तो न्यायालय को ये बताया गया कि ये जरूरी है। अगर संपत्ति का मूल अधिकार रहेगा तो एक तरफ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो उन इस तरह अगर संपत्ति का अधिकार है तो जो है संविधान उसका मूल उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से कन्विंस किया गया है जुडिशियरी को। तो जब न्यायपालिका ने मान लिया ठीक है, ये हटाने से इस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर, इसलिए ये हटाया गया है। फिर देखिए अब हम लेते हैं, अब हम शुरू करते हैं मूल अधिकार दोस्तों। अब तक जो हमने देखा मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि, फिर मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखते हैं मूल अधिकार, जिनमें से पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 14 जो है दोस्तों वो विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है।
इम्पोर्टेंट हैं, कई कंपटीशन में जो है ये पूछा जाता है दोस्तों, और पूछा गया है। विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में है। तो विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य यहाँ पे दो चीज़ों से लिया जाता है। एक तो है कानून के समक्ष समानता। यह जो शब्दावली है दोस्तों, ये ली गई है ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कानून के समक्ष समानता, और एक है कानून का समान संरक्षण, ये लिया गया है कानून का समान संरक्षण, दोनों अनुच्छेद 14 में ही इसका उल्लेख है, और ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्या अर्थ है हम देख लेते हैं। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य है दोस्तों कि कानून का शासन लागू करना, एक तो कि जो शासन चलेगा किसी व्यक्ति के मनमाने तरीके से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा, लिखित नियमों से चलेगा, और समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का समान व्यवहार, यानी अगर एक जैसी सिचुएशन है तो कानून सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करेगा। ये कहना है विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता, इसका जो ब्रिटेन से लिया गया है। और ये डाइसी हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक, उनकी ये संकल्पना है कि कानून का शासन होना चाहिए। तो ये कानून के शासन को स्थापित करता है कि अगर एक जैसा व्यवहार अगर किसी ने किया है तो कानून, सभी समान परिस्थितियाँ समान है तो कानून भी एक जैसा व्यवहार करेगा। फिर कानून का समान संरक्षण, इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? इसका अर्थ ये है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी आपके अधिकारों का उल्लंघन है तो प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि आप जो हैं वो कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट का तात्पर्य यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है दोस्तों। तो ये है अनुच्छेद 14 में उल्लेखित विधि के समक्ष समानता के मायने। आगे चलते हैं हम दोस्तों। फिर देखिए अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, यानी इन आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव का मना किया जाता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। किसको मना कर रहा है? तो इसका जो उपखंड है 15(1) में देखिए, राज्य को, क्या आप नागरिकों और व्यक्तियों के साथ इन आधार पर कोई भेदभाव नहीं करोगे। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) ये कहता है कि नागरिक, राज्य को तो कह दिया, निर्देश दे दिया एक में, जो भाग 2 है 15 का, वो कह रहा है कि नागरिकों को भी ये निर्देश दिया कि आप दूसरे जो नागरिक हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं करोगे। कौन से सार्वजनिक स्थान? जैसे होटल, रेस्टोरेंट, है ना, तालाब, कुआं, खेल के मैदान, ये सार्वजनिक स्थान जहाँ पे, वहाँ पे कोई व्यक्ति की, क्योंकि भारत का जो ऐतिहासिक घटनाक्रम अगर हम देखते हैं, इतिहास उठा के देखते हैं, तो अनेक जातियों को आधार बनाकर छुआछूत और उनके साथ भेदभाव, ऐसे अनेक व्यवहार देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, ये एक व्यवहार को ठीक करने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं हो। क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में भी ये था दोस्तों कि अनेक जो बड़े बड़े होटल्स थे, वहाँ पे भारतीय लोगों का प्रवेश निषेध था, और जो ट्रेन थी वो ए श्रेणी की जो सीट्स थी वो भारतीयों के लिए निषेध थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव आमतौर पर देखने को मिलता था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये बात संविधान के अंदर लिखी कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो। भाग देखिए अनुच्छेद 15 का जो सेक्शन 3 है, इसमें ये कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात जो है वो स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। ये कह रहा है कि हमने खुद ने कहा कि देखिए, लिंग के आधार पर या जन्म या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि 3 ये कह रहा है कि अगर स्त्रियों और बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए राज्य कोई कानून बनाए तो आप इसलिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि भाई ये आपने लिंग को आधार बनाकर स्त्रियों को जो है विशेष अधिकार दे रहे हो, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये जो है राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि राज्य ऐसा प्रावधान कर सकता है। किसके लिए कर सकता है? स्त्रियों और बालकों के लिए, ठीक है ना। और अगर वो करते हैं तो ये संविधान में जो ये अनुच्छेद है इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। फिर देखिए अनुच्छेद 15 का जो सब सेक्शन है 4, इसमें क्या कहा गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े यानी ओबीसी,
है ना, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े जो हैं ओबीसी, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। ये आरक्षण सरकारी नौकरियों में नहीं है दोस्तों, यानी अगर ये शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की बात कही गई है कि इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। भाग 4 ये कह रहा है कि राज्य अगर चाहें, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो इनकी स्थिति में सुधार हेतु चीज़ें या कानून बनाए जा सकते हैं। तो फिर 14 जो हैं, सॉरी भाग 4 में है ये बात कही गई, भाग 5 में जो है भाग 4 को लागू किया गया है। और ये भाग 4 हैं, ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। खंड 5 देखिए, इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं जैसे ओबीसी, फिर एससी एसटी, इनके उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण, यानी प्रवेश में आरक्षण। जब देखिए दोस्तों कॉलेज में लोग जाते हैं तो कॉलेज में प्रवेश के समय आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण अलग हैं। हमारे यहाँ पे देखिए 3 तरह का आरक्षण है, एक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समय आरक्षण, एक सरकारी नौकरी में आरक्षण, एक राजनीतिक आरक्षण यानी संसद और विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में। तो ये केवल शिक्षण संस्थाओं की बात कर रहा है। 4 में वो बात कही गई है कि लागू कर सकते हैं, लेकिन 5 में लागू किया गया है, तो वो आरक्षण दिया गया है शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश में। और ये 93वां संविधान संशोधन था 2005 में, इसके द्वारा ये जोड़ा गया है। और हाल ही में 2019 में EWS इकोनॉमिक वीकर्स जो सेक्शन हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, उनको भी प्रवेश में आरक्षण यानी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय जो आरक्षण है वो इनको 10% इनको भी दिया गया है। तो यानी ये कहा गया है कि जाति को आधार मानकर इनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में छूट दी गई है। तो ये अपवाद बाद में जोड़े गए हैं। ये सब, इन सब का अर्थ यही है दोस्तों कि उनकी स्थिति में सुधार लाना, समानता कायम करना, कहीं ना कहीं जो परिस्थितियाँ हैं उनको अच्छी बनाना ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। अनुच्छेद 16 जो हैं दोस्तों, तो 15 को याद करने का एक ही तरीका, सार्वजनिक स्थानों पर जो है वो विभेद का निषेध करता है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो सार्वजनिक स्थानों पर। तो शिक्षण संस्थाएं भी जो हैं वो सार्वजनिक संस्थाएं या सार्वजनिक स्थान है दोस्तों। फिर देखिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का तात्पर्य यहाँ पे ये है दोस्तों, सरकारी नौकरियों में। लोक नियोजन का तात्पर्य यहाँ पे सरकारी नौकरियों में, कि सरकारी नौकरियों में जो है वो सबको बराबर अवसर मिलेगा, यानी अवसर सबको दिया जाएगा। अवसर की समानता, इसमें क्या कहा गया देखिए 6, इसमें भी सब सेक्शन है। 1 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समानता या समता, कि सभी भी नागरिकों को, ये देखिए नागरिक है, व्यक्ति शब्द नहीं है। व्यक्ति जब लिखा जाता है इसका मतलब नागरिक और दूसरे देश के लोगों के लिए भी होता है। नागरिक का तात्पर्य केवल भारत के लोगों के लिए है। तो सभी नागरिकों को राज्य के अधीन जो नियुक्ति दी जाएगी और रोजगार में वो अवसर में उसको समान अवसर मिलेगा उसमें। फिर देखिए नियुक्ति में केवल, ये केवल शब्द की ओर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। यानी केवल का तात्पर्य कि केवल इनके आधार पर नहीं किया जा सकता, कोई और आधार बनाकर आप उनके साथ में थोड़ा भेदभाव कर सकते हो। जैसे कि कोई भी राज्य है अपने स्थानीय निवासियों के लिए कर सकता है। भाग 3 में देखिए स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है। स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु ऐसा राज्य प्रावधान कर सकता है। तो अगर ऐसा प्रावधान किया जाता तो हम ये नहीं कह सकते कि अवसर की समानता का उल्लंघन है। फिर देखिए आरक्षण, कि अगर राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है किसका, SC ST OBC वर्ग का, तो उनको आरक्षण दिया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 15 जो आरक्षण की बात कर रहा था वो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय के आरक्षण की बात कर रहा है। 16 जो है वो सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात कर रहा है। फिर देखिए पदोन्नति, ये 16(4)A में, कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें प्रमोशन में भी जो है आरक्षण दिया जा सकता है। फिर देखिए अनुच्छेद 16(5) में, यह अनुच्छेद धार्मिक संस्था के कार्यकलापों पर लागू नहीं है। यानी अगर कोई धार्मिक संस्था है राज्य के अधीन
तो वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो लागू नहीं होगी। कौन सा? 4 नंबर। फिर देखिए लास्ट 6/2019 में जोड़ा गया जो EWS को आरक्षण, जो 10% जो है सरकारी नौकरी में जो आरक्षण दिया गया है अभी हाल ही में, ये 16/5 के बाद एक और नया जोड़ा गया है 16/6। तो इस तरीके से अनुच्छेद 16 में आप ध्यान रखना, आप हेडिंग याद रखिए, विधि के समक्ष समानता 14 और विभिन्न आधार बताकर जो है सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा 15 और लोक नियोजन में या सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात 16 में। फिर देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किया गया है। ये सदियों से एक कुप्रथा या यूं कहें कि एक अमानवीय प्रथा चली आ रही थी कि जाति को आधार बनाकर मानव ही मानव के खिलाफ जो व्यवहार करता था, जिससे मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती थी, उसको संविधान निर्माणकर्ताओं ने अस्वीकार किया और ये कहा कि एक दंडनीय अपराध है। तो छुआछूत को जो है वो दंडनीय अपराध घोषित किया गया और संसद को ये अधिकार दिया गया कि आप इसके लिए कानून बना सकते हो, इसको दूर करने के लिए। तो फिर इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया था सन 1955 में और बाद में इसका नाम बदलकर किसका? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में जो बना, इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में किया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। और 1989 में एक और अधिनियम पारित किया गया दोस्तों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में। दोस्तों ध्यान रखना, जो अनटचेबिलिटी है इस शब्द को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि छुआछूत या अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद, ऑप्शन में आपको दें अनुच्छेद 17 सबसे पहले देंगे आपको, वहाँ पे अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 16 इस तरह से एक और देंगे और आखिर में संविधान में कहीं पर भी ये परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों, ध्यान रखना इसको परिभाषित नहीं किया गया है। छुआछूत का अंत अगर पूछे तो अनुच्छेद 17। फिर देखिए समानता का जो अधिकार है उसका अंतिम अनुच्छेद अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है। दोस्तों चाहे मध्यकाल हो चाहे औपनिवेशिक काल हो, जब अंग्रेज़ों की यहाँ पे सत्ता थी तो अनेक राजा महाराजा बहादुर राय बहादुर ऐसी अनेक उपाधियाँ थी जो व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य भेद उत्पन्न करती थी। तो उनका अंत जो है वो संविधान में किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन अपवाद है दोस्तों, सेना और विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा कोई उपाधियाँ जो हैं राज्य प्रदान नहीं कर सकता, यानी राज्य को छूट दी गई कि आप उपाधि प्रदान कर सकते हो, लेकिन कौन से क्षेत्र में? एक तो सेना के क्षेत्र में जैसे कर्नल है ना, ब्रिगेडियर, ये जो उपाधियाँ हैं वो राज्य दे सकता है, यानी सेना संबंधी। और एक विद्या संबंधी जैसे डॉक्टर, इस तरह की जो हैं वो उपाधियाँ राज्य दे सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 18 में है। और बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे कि आप मान लीजिएगा कल को कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे तो जो है बेल्जियम की सरकार उपाधि दे रही है, मैं ले रहा हूँ, या उन्होंने दी मैंने ली, तो इसमें कहाँ बुराई है? तो अगर कोई दूसरे देश से भी कोई उपाधि किसी को दी जा रही है, जैसे नॉर्मली ऐसे जो एक्टर हैं या प्लेयर्स हैं उनको ऐसी उपाधि दी जाती है, तो वो भी सीधे नहीं ले सकते हैं, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। फिर देखिए दोस्तों, एक बार कोर्ट में एक मामला गया था, बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद, 1996 का ये केस है, बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद। इसमें चुनौती दी गई कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हुए भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। फिर मोरारजी देसाई सरकार जब आई थी 1977 में, उन्होंने बंद कर दिया। फिर 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई, उन्होंने शुरू कर दिया। तो 1996 में ये कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया दोस्तों? उन्होंने कहा कि ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हैं, ये उपाधियाँ नहीं हैं। पहले तो ध्यान देना दोस्तों, क्या नहीं है? ये उपाधियाँ नहीं हैं, ये पुरस्कार हैं। क्या बताएं इन्हें?
पुरस्कार कहा, और ये भी कहा कि ये पुरस्कार जिनको प्रदान किया जाता है वो अपने नाम के साथ इसको नहीं लगाएंगे, ये निर्देश दिया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं इनको किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। बालाजी राघवन बनाम भरा संवाद। तो दोस्तों, मूल अधिकारों के भाग 1 में इतना ही। भाग 2 और भाग 3 में आगे के में मूल अधिकार हैं वो आपके समक्ष रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इतने ध्यान से देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो अपने विचार, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो वो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।